नमस्कार भाइयों, मैं हूं वैशाली वाला। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज हम बताएंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का परिभाषा, और हम जो लिखे हैं उसी से समझाएंगे परिभाषा। देखिए, दो मतलब दो, जैसे राम और सोहन दो लोग हैं, दाल भात दो पकवान है, पूरी सब्जी दो पकवान है। इस तरह दो हम समझ रहे हैं जहां दो लोग होंगे, चाहे गणित की भाषा हो, चाहे भोजन की भाषा हो, चाहे मित्र की भाषा हो। दो मतलब हम समझते हैं, जैसे एक मार्कर कितना मार्कर, दो मार्कर। तो दो हम समझ रहे हैं। अब हम बात करेंगे चर। चर मतलब एक्स वाई जेड, यानी ए से लेकर जेड तक का जो लेटर है उसे हम चर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम चर कहते हैं। चर भी समझ गए। रैखिक का मतलब है चर की घात अधिकतम एक हम लिखते नहीं है, छिपा हुआ रहता है। यानी हम चर मतलब एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। यानी ए से लेके जेड तक 26 जो लेटर है वही चर है। वही क्या है? चर। और चर की घात क्या होनी चाहिए? एक। यानी एक्स यह रैखिक है, वाई ये क्या है? रैखिक है। जैसे यहाँ दो रख देंगे तो चर की जो संख्या है दो हो गया, यह द्विघात हो गया। यह रैखिक नहीं है, यह द्विघात है। जैसे दो को हटा दिए ये रैखिक हो गया। तो रैखिक के मतलब हम समझ गए, जिस चर की घात एक हो, केवल एक हो, तो वह रैखिक समीकरण है। क्या होगा? रैखिक समीकरण। युग्म मतलब एक साथ जोड़ा। युग्म मतलब जोड़ा मतलब दो। जो समीकरण एक साथ हो और दो के रूप में हो। जैसे हम समान रूप में बात करें, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यानी हम कह सकते हैं भाई कि इसमें दो समीकरण है, यानी युग्म है। क्या है? युग्म है, यानी दो समीकरण है और दोनों समीकरण में समान चर है। दोनों समीकरण में क्या चर है? समान चर है। यानी इसमें भी एक्स वाई चर है, इसमें भी एक्स और वाई चर है, और दोनों चर की घात केवल एक है। देखिए, यहाँ x की घात एक है, इसमें भी x की घात एक है। ये y है, y की घात एक है, इसमें भी y की घात एक है। अतः इसे हम कह सकते हैं दिया गया समीकरण दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण है। दिया गया समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। कोई दिक्कत? अब हम समझेंगे कि समीकरण और बहुपद में क्या फर्क होता है। देखिए, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। यहाँ हम लिख रहे हैं बहुपद। क्या लिखे हैं? बहुपद। इसमें लिखे हैं समीकरण। देखिए, इससे पहले हम बहुपद के बारे में बताए हैं, अभी हम समीकरण के बारे में बता रहे हैं, वो भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बता रहे हैं। तो दोनों में फर्क क्या है? बहुपद और समीकरण में क्या फर्क है? जैसे बहुपद 2x प्लस 3 ये बहुपद है, लेकिन जैसे ही यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3 बराबर 0 तो यह समीकरण हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? समीकरण। यानी दोनों में फर्क क्या है? इसमें बराबर 0, बराबर कोई संख्या, बराबर में कोई चर राशि नहीं होगा, तो बहुपद होगा। लेकिन जैसे ही समीकरण का मतलब क्या है कि 2x प्लस 3 बराबर क्या है? 0। यहाँ 2x प्लस 3 बराबर 5 भी हो सकता है, 2x प्लस 3 बराबर y भी हो सकता है। तो यह समीकरण हो गया। यह क्या हो गया बंधु? यह समीकरण हो गया। जबकि 2x प्लस 3 बहुपद है, 4x² प्लस 2x प्लस 1 क्या है? बहुपद है। लेकिन यहाँ जैसे लिखेंगे कि 4x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, तो यह द्विघात समीकरण है। ये क्या है भाई? यह द्विघात समीकरण है। ये क्या है? बहुपद है।
कौन बहुपद है? द्विघात बहुपद है। इसे हम द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। द्विघात समीकरण किसे कहेंगे? इसे कहेंगे। समीकरण का मतलब बराबर के बाद जीरो आना ही चाहिए। बहुपद में बराबर नहीं होता है, बराबर का कोई काम नहीं होता है। यह है बहुपद और यह है समीकरण। कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण की मुख्य विधि बनाने की कितनी है। हम इस सब को मिटाने के बाद अभी हम बात करेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण की परिभाषा, फिर बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण की बनाने की मुख्य विधि, जिसमें मुख्य विधि दो है, एक ग्राफीय विधि, दूसरा है बीज गणितीय विधि। तो ग्राफीय विधि के बारे में बात करेंगे और बीजीय विधि के बारे में भी हम बात करेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? देखिए, इसका परिभाषा है कि दो चर हो और दोनों में समान चर हो और समान चर की अधिकतम घात एक हो तो वह दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं। जैसे में उदाहरण के तौर पर देखेंगे 2x + 3y = 5, 3x - y = 2। यह है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए, दो समीकरण है, एक समीकरण 1e है, एक समीकरण 2e है। दो समीकरण है और दोनों में समान चर है। ऊपर भी x है तो नीचे भी क्या है? x है। ऊपर भी y है तो नीचे भी क्या है? y है। और चर राशि का अधिकतम घात क्या है? 1 है, केवल 1 है। इसलिए इसे कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। परिभाषा क्या लिखेंगे कि वैसी समीकरण जिसमें दो चर हो और दोनों चर समान हो और चार का घात केवल 1 हो तो वह उदाहरण, वह समीकरण, वह रूप दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का रूप कहलाता है। अब हम चलते हैं आगे, लिखेंगे दो चर वाले समीकरण के समान रूप क्या है। तो दो चर वाले समीकरण के समान रूप है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। यह दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के सामान्य रूप है। यह दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के सामान्य रूप है। अब हम बात करेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के बनाने की मुख्य विधि क्या है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बनाने की मुख्य विधि गौर से देखेंगे। देखिए, इसके दो विधि है। एक है ग्राफीय विधि, एक क्या है? ग्राफीय विधि। एक है भाई बीजीय विधि। दो विधि है। कितने विधि है? दो विधि है। एक है ग्राफीय विधि, दूसरा है बीजीय विधि। दूसरा क्या है? बीजीय विधि। इसमें बनाने की इसके तीन तरह के विधि हैं। एक है प्रतिस्थापन विधि। एक क्या है? प्रतिस्थापन विधि। दूसरा है विलोपन विधि। दूसरा क्या है? विलोपन विधि। तीसरा है वज्र गुणन खंड विधि। क्या है भाई मेरे? पहला है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा वज्र गुणन खंड विधि। अब हम बात करते हैं ग्राफीय विधि की। तो ग्राफीय विधि में हमें तीन रूप से समीकरण का जो
ग्राफ है वह पता चलता है, वो है पहला जो विधि है बुआ, वो है, गौर करेंगे, प्रतिच्छेदन। प्रतिच्छेदन क्या नाम है? प्रतिच्छेदन। इसे हम संगत भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संगत। इसे हम अद्वितीय भी कहते हैं, अद्वितीय हल भी कहते हैं। और इसमें एक हल होते हैं, इसमें एक हल होते हैं, एक हल होते हैं। क्या होते हैं? एक हल होते हैं। इसका ग्राफ हमें इस रूप में प्राप्त होती है। प्रतिच्छेदक के मतलब वैसी दो सरल रेखा जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो उसे हम प्रतिच्छेदक कहते हैं। देखिए दो रेखाएं हैं और एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद किए हैं, इसलिए इसे हम प्रतिच्छेदक रेखा कहते हैं। तो पहला क्या हो गया? प्रतिच्छेदक, जिसे संगत भी कहते हैं, अद्वितीय हल भी कहते हैं। इसमें एक हल होता है। कितना हल होता है? एक हल होता है। पूछता है प्रतिच्छेदक के डैश हल होते हैं, तो ऑप्शन में हम एक हल वाला को खोज के टिक करेंगे। दूसरा है बुआ समपाती। समपाती इसी को कहते हैं अनंत। इसी को क्या कहते हैं? अनंत हल। इसी को कहते हैं आश्रित। क्या कहते हैं बुआ? आश्रित है। क्या है बुआ? आश्रित। इसका जो होता है, इसका जो ग्राफ होता है, एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा क्या होती है? आ जाती है। इसे हम कहते हैं आश्रित। और इसके अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनंत हल। क्या होते हैं? अनंत हल होते हैं। इसके कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं। तो बात समझ गया? पहला है प्रतिच्छेदक, इसी को संगत कहते हैं। और द्वितीय हल इसी का नाम है। इसमें केवल एक हल होते हैं। इसकी ग्राफ इस रूप में होता है। दूसरा है संपाती। संपाती हो, आश्रित हो, अनंत हो, इसके हल कितने होते हैं? अनगिनत। क्या होते हैं? अनगिनत, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनंत हल। इसका ग्राफ यानी एक मार्कर के ऊपर दूसरा मार्कर आके गिर जाए तो यह संपाती हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा। इसका जो रेखा है इसी रूप में, देखिए एक रेखा खींच दी और फिर दूसरा भी कहाँ आएगा? इसी पर आ जाएगा। तो यह हो गया संपाती। इसके कितने हल होते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल, अनंत हल होते हैं। तीसरा होते हैं, गौर कीजिएगा, तीसरा होते हैं कोई हल नहीं। कोई हल नहीं, इसे असंगत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? असंगत। क्या कहते हैं? असंगत। इसका रेखा यही है। कभी भी दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती, दोनों समान दूरी पर समान दिशा में चलती रहती है। तो यह है समांतर। क्या है होगा? अब देखिए हम बात कर रहे हैं प्रतिच्छेदक, संगत, अद्वितीय, एक हल। इसका जो सूत्र है वो है A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2। जब इस रूप में समीकरण का हल प्राप्त हो तो उसे हम प्रतिच्छेदक कहेंगे, संगत कहेंगे, अद्वितीय कहेंगे। और कितने हल होंगे? एक हल होंगे। याद रखना है, एक में चार चीज दिमाग में रखने होते हैं। एक हल, अद्वितीय, संगत, प्रतिच्छेदक। कब? जब इस अनुपात में समीकरण का हल प्राप्त होगा तब। A1 A2 क्या है? x के गुणांक A1 है। दूसरे समीकरण में x के गुणांक A2 है। पहले समीकरण में y के गुणांक B1 है और बिना चर वाले अचर राशि C1 है। ठीक उसी तरह दूसरे समीकरण में A2x, B2y और C2 है। यही हमें जो अनुपात के रूप में संगत, असंगत या अद्वितीय, प्रतिच्छेदक, समांतर, आश्रित या संपाती समीकरणों का जो मान ज्ञात करना होता है तो हम इसी सूत्र से ज्ञात करते हैं। यह सूत्र है A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2। इसे हम प्रतिच्छेदक, संगत, अद्वितीय, एक हल कहते हैं। जब समीकरण इस रूप में प्राप्त हो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तो यह संपाती होगा। इसे आश्रित भी कहते हैं, अनंत या अनेक हल कहते हैं। इसको हम संगत भी कहते हैं।
इसे हम संगत भी कहते हैं। अब है A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर नहीं है C1 बटा में C2, इसे हम समानांतर, कोई हल नहीं, असंगत कहते। याद रखना है, असंगत सिर्फ यही समीकरण का हल आता है। कब? जब A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर नहीं है C1 बटा में C2 जब प्राप्त होगा तो इसे हम कहते हैं असंगत। कोई हल नहीं, समांतर, कोई हल नहीं, असंगत और समांतर। इसके आगे चलते हैं तो इसमें वज्र गुणनखंड जो करने की जो विधि है, आपसे कहा जाता है कि बताइए जिसके हल अद्वितीय है, जिसके हल अद्वितीय है तो वैसे समीकरण युग्म को वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। वैसे समीकरण युग्म को वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। तो सुन लीजिए, ऐसा हम ट्रिक दे रहे हैं जो दिमाग में सीधे जाके बैठ जाएगा। बहुत शानदार और सुंदर और सरल ट्रिक है। देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं x। सबसे पहले क्या लिखते हैं? x। हम इसे मिटाकर फिर हम आपको बताते हैं, वैसा ही आपको लिख लेना है। देखिए, वज्र गुणनखंड विधि का जो ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक हम दे रहे हैं। x लिखना है बंधु, क्या लिखना है? x। और x के बाद यहाँ लिखना है हमें BC। क्या लिखना है? BC माइनस BC। याद रखना, पहला जो शुरू करेंगे वो है BC। ABC तीन ही चर है, A1 B1 C1। इसे हम समान रूप में देखें A B और C, तो हम पहले क्या लिखेंगे? BC। क्या लिखेंगे? BC बराबर के चिन्ह y देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे BC के बाद CA। कौन आएगा? CA माइनस CA, माइनस कौन आ गया? CA। फिर बराबर देंगे ऊपर A का, बराबर AB। देखिए यहाँ CAA हो गया तो A किसके साथ जाएगा? B के साथ, AB माइनस AB। अब कुछ नहीं करना, इसमें 12, इसमें 21, इसमें 12, इसमें 21, इसमें 12, इसमें क्या लिख दिए? 21। मेरा सूत्र तैयार है।